आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम है, आपको सबको पता है कि 23 तारीख से प्रारंभ है और 31 तारीख को ख़त्म होने वाला है। ये एग्ज़ाम चलेगा तो हर एग्ज़ाम में हर दिन 2 शिफ्ट है, तो 2 शिफ्ट के लिए परीक्षा जो पेपर बनेगा वो आपका हर दिन अलग अलग का होगा। तो इसलिए आपको बहुत ही लगनता से अपनी मजबूती पूरी करनी है कि पता नहीं कौन सा करंट अफेयर्स, कौन सा जीके जीएस प्रश्न कहाँ पर किस शिफ्ट में फंसी आए, कहाँ मिल जाए। इसलिए आपको करंट अफेयर्स डेली की पढ़नी है, जीके जीएस को डेली का पढ़ना है। आप जितनी भी लगनता से इसको मजबूत करेंगे उतनी ही आपकी मजबूती पक्की होगी और आपकी एक सीट क्लियर होगी। तो 8 अगस्त करंट अफेयर्स, जीके जीएस। अब परीक्षा से डर ख़त्म तभी ख़त्म होगा जब आपकी जीके जीएस मजबूत होगी, आपकी करंट मजबूत होगी, तभी जाकर के आपका डर भय ख़त्म होगा। नहीं तो आप सोचते रहेंगे कि पता नहीं करंट कहाँ से आ जाए, कहाँ से फंसी आए क्वेश्चन, ना आपको आता हो। तो इसीलिए आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और सभी मित्रों को भी ये वीडियो अपनी भेजिए जहाँ तक उनको भी करंट अफेयर से डर और भय ख़त्म हो जाए। चलिए आइए हम इतिहास से संबंधित जीके जीएस करंट अफेयर सब एक में समाहित करते हुए चल रहे हैं। तो प्रश्न हमारा है, कहता है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाएं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एम.जी. रानाडे का। उन्होंने कहा था कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है। कब तक संभव नहीं है? जब तक हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाएं। तो ये कथन याद रखना किसका है? एम.जी. रानाडे का। अगला प्रश्न है वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? वो था लुई फिशर। लुई फिशर जो था ये अमेरिकी पत्रकार था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कृपलानी जी। ठीक है, कृपलानी जी होते हैं, जे.बी. कृपलानी। वो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे है अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया था? बताइए। तो ये 16 अगस्त 1946 को। कब ये शुरू हुआ? 1946 में, अप्रैल में। हर चीज़ को ध्यान से रखना है। आगे है, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया गया था? तो 1923 में नमक कर कानून पारित कर दिया था। आप सभी को पता होगा, जिसे महात्मा गांधी ने फिर बाद में ख़त्म करवाया। आगे है, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सज़ा दी गई? भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सज़ा दी गई? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो ये ऑपरेशन जीरो हावर था। 9 अगस्त को 1942 को जो सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो ऑपरेशन था जीरो हावर। प्रश्न अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो नमक कानून तोड़ने की घटना से, जो 1923 में अंग्रेजों ने पारित किया था, नमक कर लगा दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? ये कराची अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कराची में। 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है,
बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? तो लॉर्ड हार्डिंगज ने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था। प्रश्न अगला है कि बिश्केक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बताइए, वो भारत है, नेपाल है, थाईलैंड है या श्रीलंका है? बिश्केक बिजनेस शिखर का सम्मेलन जो हो रहा है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत। कौन है? भारत। आइए, भारत 6 से 8 अगस्त को नई दिल्ली में पहली बार बिश्केक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह बंगाल के खाड़ी क्षेत्र में अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग प्रसंघ के साथ साझेदारी में इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो 6 से लेकर के 8 याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजावाहक कौन होगा? बताइए, पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? वो विनेश फोगाट होंगे या वीवी सिंधु होंगे या निखत जरीन होंगे या मनु भास्कर? बताइए, आपको ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है मनु भाकर। ये ओलंपिक समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने मनु भास्कर को 11 अगस्त को होने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत ध्वजवाहक चुना है। पेरिस 2024 में 2 पदक जीतने वाली 23 वर्षीय मनु भास्कर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस खबर की पुष्टि की है। ठीक है, तो 11 तारीख को इसका समापन होगा, तो इसके ध्वजवाहक होंगे मनु भाकर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलंका के, फिजी के, फ्रांस के, मंगोलिया? तो बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी है, वो है फिजी। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मावलिली काटोविनीवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया है। प्रश्न अगला है, पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लास्टिक किस देश से हैं? बताइए, पेरिस 2024 में ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिक्स किस देश के हैं? वो यूएस के हैं या इटली के हैं या स्वीडन के हैं या अर्जेंटीना के हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है, वो हैं कहाँ के? स्वीडन के। आइए देखते हैं। स्वीडन के मोंडो डुप्लास्टिक ने पेरिस में पुरुषों की ओलंपिक पोल वॉल्ट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। डुप्लांटिक ने इन केवल ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने 6.24 मीटर के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बार को 6.25 मीटर तक बढ़ाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा गिलियोब्लास्टोमा क्या है? बताइए कि हाल ही में खबरों में अभी जो रहा था गिलियोब्लास्टोमा, ये क्या था? ये मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के कैंसर का प्रकार है या हृदय रोग का एक प्रकार है या फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है या त्वचा कैंसर का एक प्रकार है? बताइए, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ये मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के कैंसर का एक प्रकार है जिसको गिलोब्लास्टोमा कहा जाता है। तो एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ग्लोब्लास्टोमा कैंसर कोशिकाओं को
डेंड्राइटिक कोशिकाओं में बदलने के लिए एआई का उपयोग किया, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर को लक्षित करने और मारने में मदद करते हैं। गिल्बोब्लास्टोमा एक तेजी से बढ़ने वाला मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी का कैंसर है, जो डीएनए उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं का समर्थन करने वाले स्टेरॉइड्स से उत्पन्न होता है। यह अपनी रक्त आपूर्ति स्वयं बनाता है, स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण करता है और वृद्ध वयस्कों में अधिक आम है, जो लगभग आधे वयस्क मस्तिष्क ट्यूमर के लिए जिम्मेदार हैं। जो लोगों को ट्यूमर हो जाता है तो वो इसी से पीड़ित हो जाते हैं। याद रखिए, या रीढ़ की हड्डी में या मस्तिष्क में ये हो जाता है जिनके ट्यूमर, तो उसी से प्रभावित होते हैं। आगे है ई साक्ष्य न्याय हेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किया है? ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई सम्मान ऐप किसने लॉन्च किया है? वो राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, एस जयशंकर ने या गिरिराज सिंह ने? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अमित शाह। अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है। तो देखिए, अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना कि अमित शाह क्या हैं? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। अमित शाह ने हाल ही में चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मान ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप पूरे सिस्टम की तकनीकी क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? बताइए। वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, या ऑप्शन नंबर बी हवा से हवा में दृश्य सीमा से परे मिसाइल है, ऑप्शन नंबर सी हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है? आपको बताना है। हाल ही में खबरों में रही अस्त्र मार्क 1, जिसको MK1 भी कहते हैं, मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शन नंबर बी है कि हवा से हवा में दृश्य सीमा से परे VVR मिसाइल है। आइए इसके पूरे बारे में जानते हैं कि हवा से हवा में दृश्य सीमा से परे VPR मिसाइल भारतीय वायुसेना ने उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के दौरे के बाद Su-30 MKI और तेजस विमानों के लिए 200 एक्स्ट्रा MK1 मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दी है। DRDO द्वारा विकसित और BDL द्वारा निर्मित एक्स्ट्रा MK1 एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 80 से लेकर के 110 किलोमीटर है और इसकी गति 4.5 मैक है। DRDO 130 से लेकर के 160 किलोमीटर की रेंज वाली एक्स्ट्रा MK2 पर भी काम कर रहा है। तो अभी तो कितनी है, 80 से लेकर 110 किलोमीटर, लेकिन DRDO काम कर रहा है कि 130 से लेकर 160 किलोमीटर की रेंज वाली एक्स्ट्रा MK2 पर भी वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। आगे है प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा पोवितोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वो नागालैंड में है, मणिपुर में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है? बताइए कि हाल ही में खबरों में रहा पोवितोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो वो है असम में। कहाँ है? असम में पोवितोरा वन्य जीव अभयारण्य में एक जंगली हाथी ने दरांग जिले के एक महावत को दुखद रूप से मार डाला। असम के मोरीगांव जिले में स्थित पोवितोरा भारतीय एक सींग वाले गैंडों का सबसे अधिक घनत्व वाला घर है, जहां 38.8 वर्ग किलोमीटर में लगभग 102 गैंडे हैं। 1987 में घोषित इस अभयारण्य में जलोढ़ तराई, दलदली भूमि और गीला सवाना है, जो उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में गरांग व्हील से घिरा है। अगला प्रश्न,
यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी? बताइए वो कौन थी, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? मुक्केबाजी से या पत्रकारिता से या शास्त्रीय नृत्य से या वैज्ञानिक? यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ऑप्शन नंबर सी है शास्त्रीय नृत्य से। किससे जुड़ी थी? शास्त्रीय नृत्य से। शास्त्रीय नृत्य से। भारत ने प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका 83 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और उड़ीसा में निपुणता प्राप्त करके उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विश्व स्तर पर ऊंचा स्थान दिलवाया। 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश में जन्मी यामिनी ने 5 वर्ष की आयु में भारतनाट्यम की प्रसिद्ध गायिका रुक्मिणी देवी अरुणदेल से कला क्षेत्र स्कूल में प्रशिक्षण लेकर नृत्य की अपनी यात्रा शुरू की। इन सब पॉइंटों को आपको याद रखना, इसलिए विस्तृत में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? वो हरियाणा है, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? बताइए, हाल ही में कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपको बताना है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वो हरियाणा। हरियाणा है जो ऐसा राज्य भारत का जो सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीद करता है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसकी चर्चा बहुत होती है विधानसभा में भी और हर राज्य में भी इसकी चर्चा होती है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह इसकी चर्चा होती है। किसान आंदोलन भी रहते हैं एमएसपी के लिए। तो हरियाणा ने सभी फसलों पर एमएसपी लागू कर और उसकी खरीदारी शुरू कर दी है, जिसमें ये भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिंचाई शुल्क में 133 करोड़ रुपए माफ़ किए और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लंबित मुआवजे में 137 करोड़ रुपए देने का वादा किया। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा अनुशंसित एमएसपी किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? बताइए, जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, हो सकता है ये प्रश्न फंसने वाला हो। तो ऑप्शन नंबर बी है 4,11,222। 4,11,222 केंद्र सरकार ने किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने, उनकी आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त बनाने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू की थी, जिससे जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि 30/6/2024 तक देश में पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित होने वाले कुल किसानों की संख्या 4,11,222 है। आगे है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? अब वन लाइनर क्वेश्चन है, वो जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला है, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? वो है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा का विकास स्थान पर किया गया है, वो है कच्छ यानी गुजरात में। कहाँ है? कच्छ एवं गुजरात में भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास के स्थान पर किया गया है, वो कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे तो 920 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो वो होगा 10:38 पूर्वाह्न। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने। किसने मापा था? थेल्स ने। कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो थेल्स ने मापा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था इरेटा
डेटाग्रेस्थेनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी के जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, टोडा, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है गोंड। कौन सी है? गोंड। अगला है गोंड, टोडा, गोंड, भील तथा गारो। अच्छा, ये दोबारा हो गया रिपीट। अगला प्रश्न है, अरावती पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? कहाँ है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, वो है गुरु शिखर। प्रश्न है अगला, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? वो है कावेरी। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो है कावेरी। प्रश्न अगला है, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? तो वो है 7%। अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है? तो है मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल। मिदनापुर। ये कुल जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मिदनापुर, जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर नारियल पैदा करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? तो 3। कितना हो? 3/4 होता है, 3/4। अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो वह है मैगनीट रेखा। मैगीनाड रेखा जो है वो फ्रांस तथा जर्मनी के बीच की रेखा है। आगे अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है? वो है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। ये सबसे व्यस्त जलमार्ग है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? वो है जायारे। कौन सा है? जायारे है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट ओलंपिक नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो वो है मंगल पर। किस पर है? मंगल पर। अगला प्रश्न है, अलेम्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? वो केरल में। कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। एनु किस देश में निवास करने वाले आदिम जाति है? तो वो जापान में। कहाँ है? जापान में। अगला है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना स्थित है? वो फिलीपींस में। आगे है, इराक का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम था मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया। अगला, बस आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न हैं। आप सभी लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जानकारी बढ़िया लगी हो तो जानकारी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर 2 शब्द लिखेंगे। आप ये बताएंगे कि हम ये वीडियो कंटिन्यू जारी रखें या आपको इसमें रुचि नहीं है तो हम इसको बंद करें। अपना राय ज़रूर देंगे और इसका अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप सभी अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों के पास ज़रूर भेजेंगे। हमारी इस मेहनत को आप साकार करेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। जो भी आप मनोकामना चाहते हैं भगवान वो जल्दी ही आपकी पूर्ण करेगा। जय हिंद, जय भारत।